हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है मेरे बहुत ही खास मित्र मिस्टर मयंक अग्रवाल, जो कि अन अकेडमी के एक टॉप एजुकेटर है इन द इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्लास 11th एंड 12th के लिए, और साथ ही में वो क्वालिफाइड है, CS क्वालिफाइड है। सो आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे टीचिंग के बारे में, क्योंकि वो एक खुद उस प्रोफेशन में है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे मैं बहुत ही डीपली सवाल और बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप मयंक जी, बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एंड आप सबको भी मेरा नमस्कार। कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। जी सबसे बिल्कुल। पहले तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। क्योंकि CS का मतलब मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस समझते हैं, क्योंकि CS के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। या और अभी मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आपसे पहली बार पॉडकास्ट में बात हो रही है, तो वो तो एक है। नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो फॉरवर्ड इन दिस हाँ, पॉडकास्ट। ये बिल्कुल अगला मेरा सवाल यही होने वाला था कि कैसा फील कर रहे हाँ, तो हैं। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है इस हम्म। चीज़ को लेके। और आपने टॉपिक ऐसा दिया है मेरे को जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी रहता हूँ और हमेशा तैयार रहता हूँ कि इस पे मुझे जितना हो सके बोलने का मौका मिले। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कई सारे ऑक्यूपेशन को जन्म देता है। तो हम्म। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस टॉपिक पे आज चर्चा हो रही है। तो यहीं से सवाल शुरू करते हैं। आपने टीचिंग ही क्यों चूज किया जब आप एक क्वालिफाइड CS हैं? ओके। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। और टीचिंग जर्नी की जो शुरुआत है वो कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद से शुरू नहीं हुई है। टीचिंग जर्नी की एक्चुअल शुरुआत हुई थी जब मैंने 12वीं पास किया था। हम्म। तो जब मैंने 12वीं पास किया तब मुझे ऐसा था, मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे अपने खर्चे अब खुद निकालने हैं। भले वो थोड़े बहुत ही खर्चे निकालने हो, लेकिन मुझे अपने खर्चे खुद निकालने हैं। तो मैंने अपनी टीचिंग की शुरुआत ऐसी की थी कि मैं घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो एक बच्ची से मेरी क्लासेस शुरू हुई थी, और उसके बाद उनकी मम्मी ने पूरा प्रचार किया मेरा, और वहाँ से मेरी टीचिंग की शुरुआत हुई। और जब बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा कि इसको एज अ पार्ट टाइम हम कंटिन्यू रखते हैं, स्टडीज़ के साथ साथ, पढ़ाई के हम्म। साथ साथ। हम्म। और उसके बाद टीचिंग से एक बहुत ही अच्छा लगाव हो गया क्योंकि मेरे फादर भी टीचर है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरे खून में ही टीचिंग है। हम्म। तो वहाँ से मेरी टीचिंग की शुरुआत हुई। और उसके बाद जब मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गया, तो एक फेज़ होता है कंपनी सेक्रेटरी में, वो होता है ट्रेनिंग फेज़। हम्म। पढ़ाई के दौरान मुझे ये था कि कंपनी सेक्रेटरी का पूरा पढ़ाई कंप्लीट करना है, उसके बाद जॉब करना है 2 साल, और उसके बाद मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम करूँगा। हम्म। बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टेज आपको चीज़ें पता चल जाती है कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में डेवलप हो रहा है। हम्म। चूँकि टीचिंग में मैं ऑलरेडी था, तो मेरा एक पैशन तो था ही टीचिंग का। और उसके बाद जब मैंने कंपनी सेक्रेटरी में ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइपिंग करना, कॉपी पेस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, ये मेरे नेचर को सूट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कंपनी सेक्रेटरी पूरी कंप्लीट की, और उसके बाद मैं फुल फ्लेज टीचिंग में आ गए। तो टीचिंग मेरे चूज करने के 2 प्रमुख कारण थे। एक तो मेरा पैशन था टीचिंग शुरू से ही, और दूसरा जो बच्चों के फीडबैक मिलते थे, उससे जो मोटिवेशन मिलता था, वो दूसरा रीज़न था। तो मैं ये बोल सकता हूँ, आर्टिकलशिप में जब आप एक फाइल कंप्लीट करके देते हैं, उसमें कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट या कुछ ऐसा नहीं मिलता था। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट को उसके रिजल्ट तक पहुंचाते हैं, तो आपको जो उसका फीडबैक मिलता है वो एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। उसी को आप ऐसा मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं, और इसीलिए आपको टीचिंग पसंद है। ये कह सकते हैं आप। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि बच्चे के अचीवमेंट पे टीचर सबसे ज़्यादा खुश होता है, पेरेंट्स के हम्म। बाद। हम्म। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको डबल अचीवमेंट का फील देता है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा ओके। मोटिवेशन है मेरे लिए। तो आपका जो फुल फ्लेजेड टीचिंग की शुरुआत कब से हुआ था और कैसे शुरुआत किया था आपने?
फुल फ्लेज्ड, क्या मैं जान सकता हूँ फुल फ्लेज्ड टीचिंग का मतलब आप किस तरीके से, मतलब? जैसे आपने अभी बोला मैं पार्ट टाइम टीचिंग कर रहा था, है ना? तो फुल फ्लेज इन द सेंस जो 8-10 घंटा आप सिर्फ टीचिंग कर रहे हो, ओके। अपना आर्टिकलशिप छोड़ करके। आर्टिकलशिप मैंने पूरी कंप्लीट की, और आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने टीचिंग ज्वाइन की। पहला जो मेरा प्रोफेशनल या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन था वो 2018 में था। तो 2018 के पहले मैं घर पे ही पढ़ाता था। मैं कोई खास प्रमोशन नहीं करता था, ना मेरी कोई एकेडमी का नाम था, बस मैं घर पे पढ़ाता था जितने बच्चे आते थे। लेकिन 2018 से मैंने फुल फ्लेज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो 2018 में जो पहला प्लेटफॉर्म मिला उसमें मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता था, और बाकी टाइम पे मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करता था, अपना रिसर्च एक्टिविटी करता था, और वहाँ से मेरी फुल फ्लेज कोचिंग की टीचिंग की शुरुआत हुई एक्चुअली में। ओके, तो आप अपने ऑफलाइन ज्वाइन किया कि ऑनलाइन? ऑफलाइन उस समय तो ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन था, ओके। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन? ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में था तो मैंने टोटल 2 साल ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में, प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा, या हो सकता है कि जब तक कि आप स्विमिंग पूल में उतरो नहीं तब तक कि आपको पता नहीं होता है कि तैरना कैसे है ना? और एक असली तैरना आप स्विमिंग पूल में ही जाके सीखते हो। बस उसी तरीके से था कि जब मैं यूट्यूब वगैरह देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कभी पढ़ा पाऊंगा कि नहीं ऑनलाइन। लेकिन जब 2019 में मुझे मौका मिला ऑनलाइन आने का, तो पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बच्चों ने दिखाया, बीइंग अ न्यू फैकल्टी आई वाज नर्वस, बट उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। और सबसे चैलेंजिंग बात ये थी कि ऑफलाइन में मैं हमेशा हिंदी में पढ़ाता था। जब ऑनलाइन में मैं आया तो पहला ही अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिला वो पूरा इंग्लिश में बोलने का था, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन बच्चों ने जो सपोर्ट किया मुझे, वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऑनलाइन में अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके लिए चैलेंजिंग था इंग्लिश में कंटेंट ये करना, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप एक अभी टॉप एजुकेटर हैं, तो आप कैसे बने? क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही चैलेंजिंग था, तो सबसे पहले उस चैलेंज को आपने कैसे मात दिया? सबसे पहले तो दूसरा, जब उस चैलेंज को आपने ये किया तो अब टॉप में कैसे आए? आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो किया? एक अच्छे टीचर की क्या खास बात होती है, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये लगभग मेरा 3रा साल है ऑनलाइन कोचिंग में। तो पहले साल की जो मेरी शुरुआत हुई थी वो कम्प्लीटली इंग्लिश में हुई थी। ओके। अब इसके कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे। पहले मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश में मैं क्यों नहीं जाना चाह रहा था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो हिंदी भाषी होते हैं, और उनको जो पढ़ना होता है वो हिंदी में चाहिए होता है। भले वो देखेंगे सारी चीज़ें, कुछ भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे इंग्लिश में, लेकिन उनको जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में चाहिए होता है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था इंग्लिश में पढ़ाना, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझसे भी पहले कई सारे एजुकेटर्स थे सेम सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था स्टूडेंट्स के बीच में अपनी पहचान बनाना। और एक चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो वो था एग्जाम्पल्स। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों को देने होते, तब बच्चा उससे कनेक्ट कर पाता है और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाता है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि पहले तो एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कैसे फ्रेम आउट किया जाए। दूसरा चैलेंज था उसमें कॉमेडी क्रिएट करना, या कॉमिक, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई सबसे बोरिंग चीज होती है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको एज अ टीचर इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो मेरे कुछ टीचिंग के प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहली चीज जो थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना बच्चों को। दूसरा, उसमें ऐसे एग्जांपल्स इंक्लूड करना जो बच्चा डे टू डे लाइफ में देखता है, जो बच्चा कनेक्ट कर पाए। जब आप उसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल दोगे तो वो कनेक्ट कर पाएगा, तो वो इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो पहली चीज जो थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इतना डीपली उनको वो चीज बताओ कि उसके बाद उनको कोई डाउट ही ना रहे, और दूसरे स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में उनके पास कुछ एडिशन होना चाहिए। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये डेली लाइफ एग्जांपल, जिससे कि वो कनेक्ट कर पाए, वो उससे उसके दिमाग में वो रिटेन रहेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स, एंड लास्ट वन इज
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये 4 चीज़ें जो थी ये मैंने अपने टीचिंग में इंक्लूड की, और उसके बाद बच्चों का जो रिस्पॉन्स आते गया वहाँ से मैंने अपने जर्नी को मतलब आगे बढ़ाया, आप ये कह सकते हैं। तो मतलब उस समय ऐसा कोई नहीं कर रहा था ऑनलाइन पे, आप जब ऐसा कर रहे थे, ये आपकी यूएसपी थी उस टाइम पे? हाँ, ऐसा मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के टीचर्स के बारे में जानता नहीं था और मैं वीडियोस देखता नहीं था। एक्चुअली मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन उस टाइम पे टीचर्स को देखता नहीं था या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखता, तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा टीचर कैसा कर रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मैंने एज अ स्टूडेंट जितने चैलेंजेस फेस किए वो मेरे बच्चों को ना फेस करना पड़े। और मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं 11th में और 12th में, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चे के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट है जो वो कभी नहीं पढ़ा होता है। दूसरा उसमें होते हैं टेबल और ग्राफ। हम जब एज अ स्टूडेंट थे तो हमको बहुत ज़्यादा डीपली और कोई चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी नहीं, और हमको ऐसा लगता था इकोनॉमिक्स इज अ थियरी सब्जेक्ट, जो कि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो हमको टेबल और ग्राफ याद करने पड़ते थे। अब पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे चैप्टर है, हर एक का टेबल अलग, हर एक का ग्राफ अलग, तो वो याद ही नहीं रहते थे। तो मैंने समझा कि भैया ये चीज़ बच्चों को फेस करनी पड़ेगी और वो चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए मैंने डेवलप किया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसको बैक किया रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, प्रॉपर नोट्स दिया जो बुक में ना हो, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जो बोल रहे हो कि एग्जाम्पल आपके लिए आप डेली लाइफ एग्जाम्पल देते, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते थे, तो ये जो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं ताकि दूसरे टीचर्स भी अपने टीचिंग में ला सके, ये आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर आपने कब शुरुआत की थी ये, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो इसको 2 भागों में बांटूंगा। एक है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो आपको कम से कम 3 से 4 बुक पढ़नी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आप टीचर हैं तो। क्योंकि मार्केट में अभी तक ऐसी कोई बुक नहीं है जो 100% परफेक्ट कही जा सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप अगर किसी सब्जेक्ट की टीचर हो तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 से 4 बुक पढ़नी पड़ेगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास से एक लेवल ऊपर की किताब आपको एज ए टीचर पढ़नी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्लास में है, 11th 9th 10th 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, एंड देन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA CS CMA में भी है, और UPSC में। तो जब आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बीइंग अ टीचर आपको UPSC लेवल या किसी भी हायर लेवल की बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उससे आपका एक कंटेंट तैयार होगा, वहां से आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं एग्जाम्पल्स। अब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी मैं एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करता नहीं, कभी भी नहीं कर। और मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस और जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, मैंने कभी एग्जाम्पल्स पहले से प्रिपेयर नहीं किए। होता क्या है कि मेरा ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ इंटरेक्शन ऐसा है कि मैं बच्चों में से ही कुछ नाम उठाता हूँ, उन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको क्रिएट करता हूँ और उसको सब्जेक्ट से लिंक करता हूँ। ये हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। दूसरी चीज, इसका फायदा ये होता है कि बच्चे उससे एकदम कनेक्ट कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई बच्चा बैठा है हर्षित, अब उसका ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हर्षित एक पर्सन है और एक दीप संगीत एक पर्सन है, हर्षित बायर है, दीप संगीत सेलर है, उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली ग्रैब हो गया। अब वो अटेंटिव हो गया कि हाँ मेरा एग्जाम्पल है, मजा आएगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी। तो वहां से क्या हो गया कि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल कभी भी प्रिपेयर या पढ़े नहीं जाते, वो क्रिएट किए जाते हैं। तो एज अ टीचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो रियल लाइफ एग्जांपल आप बोल रहे इंस्टेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। इंस्टेंटली। ओके, तो आपने
जब अपने टाइम पे पढ़ाई किया होगा आपने कुछ इस तरीके से पढ़ाई किया होगा कि चीज़ों को रिलेट करते होंगे डेली लाइफ से, तभी जाके आपके दिमाग में इंस्टेंटली प्रिपेयर हो जाता है, बहुत या बढ़िया, कुछ और है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। मैं जब मेरा एज अ स्टूडेंट एक बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी ऐसे बुक को सिर्फ ऐसे देख के चुप रह के नहीं पढ़ सकता, सो जाते हैं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो सिर्फ देखते रहते हैं, अपने मन में पढ़ते रहते हैं। मैं इस टाइप का था नहीं, मैं हमेशा ऐसा पढ़ाई करता था जैसे मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, काफी जोर जोर से बोल के मैं पढ़ता था। ओके। और एज अ स्टूडेंट मैं 3 स्टेप्स फॉलो करता था। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ता था, समझता था, और ट्राई करता था कि कुछ अतरंगी एग्जाम्पल्स में क्रिएट कर सकूं, कॉमेडी वाले। तो वो जो है वो एक स्टूडेंट के तौर पे जो मैंने स्ट्रगल किया, वो कहीं ना कहीं मेरे टीचिंग का एक बेस बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट में मुझे एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाया मेरे सब्जेक्ट के लिए, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ मेरे टीचिंग में। ओके जी तो ये बात थी कि आप अपने खुद में ही प्रैक्टिस करते थे पहले। हाँ। ये ओके। सो आपने अभी बोला कि मतलब ये आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज़ किया है, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये भी एक रीज़न है आपका एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से क्रिएट कर पाना, और उसको जब आप बच्चों को बताते हैं और वो बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, ठीक है, तो क्या बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है ऐसे एग्जाम्पल्स देख के? बच्चों का जो रिस्पांस रहता है, फीडबैक जो रहता है, वो यही रहता है कि सर आपका एग्जाम्पल्स, नोट्स, ये यूएसपी है आपकी। तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी यूएसपी एक्चुअल में है क्या। क्योंकि बच्चों को अगर आप टेक्निकल एग्जाम्पल दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो फिर टीचर का मतलब क्या हुआ? वो तो वो खुद से बुक से पढ़ सकता है, रट सकता है। एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो स्टूडेंट के लेवल पर जाके सोचे, ऐसे एग्जाम्पल दे कि वो उसके दिमाग में बैठ जाए और वो हमेशा उसको याद रह सके। तो जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है वो बड़ा है। जैसे मैं फीडबैक अपने स्टूडेंट्स के शेयर करते रहता, तो उसमें मैक्सिमम यही था, कुछ बच्चों के कंप्लेंट रहते, सर आपने हमारे एग्जाम्पल में कभी नाम नहीं लिया, कभी हमारा भी एग्जाम्पल में नाम लो। तो बच्चे वेट करते हैं कि हमारा एग्जाम्पल आ गया तो, हमारा नाम आ गया तो वो चीज़ जो है बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करती है। जब भी मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ तो वो बोलते हैं सर मेरा नाम लो, मेरा नाम। तो ये बच्चे का इंटरेस्ट हमेशा, एक अटेंशन जो है वो लगा रहता है, बने रहता है। अच्छा, आपने बोला कि हमें, जैसे मैं 11th की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे 12th का इकोनॉमिक्स भी अच्छे से आना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए, यूपीएससी का भी आना चाहिए, ऐसा आपने क्यों बोला? मतलब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 11th में जब आप पढ़ाई कर, 11th के जो सिलेबस है, ऑब्वियस बात है कि वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से कम होंगे। ओके। अगर कोई टॉपिक है, लेट्स से जीडीपी एक टॉपिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी बहुत छोटा सा टॉपिक होगा क्लास 11th 12th लेवल पे, लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल पे जाएंगे तो जीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें होंगी। जीडीपी क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जब बच्चे, आप नहीं सोच सकते ना कि बच्चे के दिमाग में कहाँ तक जा सकती है चीजें। अगर आप जीडीपी के बारे में इन डेप्थ नहीं पढ़े हो और कोई बच्चा आपसे वो जीडीपी के बारे में सवाल पूछ देता है 11th लेवल पे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज, ये कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन हर कुछ नहीं जान सकता है, और ऐसा कोई गलती भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा का कुछ ऐसा डाउट पूछता है जो आपको ना पता हो, आप कह सकते हैं कि भाई ये अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर पढ़ के या रिसर्च करके मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हम उनके मैक्सिमम डाउट को सॉल्व कर सके। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप जिस लेवल पे पढ़ा रहे हो उससे कुछ लेवल ऊपर जाके आप उन बुक्स को पढ़िए, उनके कंटेंट को देखिए, और फिर आप छोटी क्लास को पढ़ाना शुरू कीजिए। अच्छा, रिसर्च, ये नाम में ही एक बहुत बड़ा, मतलब आजकल तो ऐसा है कि हर गली गली में लोग रिसर्च करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन लोगों को रिसर्च का मतलब नहीं पता होता। तो थोड़ा बताइए रिसर्च क्या होती है? जरूर। रिसर्च एक ऐसा टॉपिक होता है जो पीएचडी वाले बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, वो होता है एक्चुअल रिसर्च। लेकिन रिसर्च का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सबसे पहला, मैं कैसे रिसर्च करता हूँ। जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए एक टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी जरूर एक बार पॉडकास्ट लें। ये मेरा टीचिंग के पास सेकंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, तो मैं उसका एग्जांपल लेता हूं।
तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रिसर्च कैसे मैं किया या किस तरीके से मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। उसके लिए मेरे पास 4 से 5 किताबें हैं जो बड़ी फेमस किताबें हैं, वो मैंने पढ़ी। तो पहला स्टेप हो गया पढ़ना। दूसरा ये है एक्सपीरियंस करना, जो चीजें उसमें लिखी हुई है क्या आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, और जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस करने के लिए आप जो टेक्निक्स अपना रहे हो उससे रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। पहला हो गया थियोरिटिकल, दूसरा हो गया प्रैक्टिकल। तीसरी चीज, वो चीज आपके ऊपर बेनिफिट कर रही है, आपके ऊपर अप्लाई हो रही है तो दैट्स फाइन। लेकिन क्या उससे दूसरों को भी रिजल्ट मिल रहा है? अगर उससे भी रिजल्ट मिल रहा है तब आप कहेंगे कि हाँ ये हो, इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूँ कि इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो रिसर्च मेरे लिए ये है, एक थियोरिटिकल होता है और दूसरा प्रैक्टिकल होता है। दोनों को आपको मर्ज करना पड़ेगा और उसको आप एज अ टीचर किस तरीके से नोट्स में कंपाइल कर सकते हो, थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लिए रिसर्च का मतलब ये होता है। तो आप टीचिंग में यूज करते होंगे। बिल्कुल। तो आजकल के टीचर्स को ये बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। और ये कंटेंट प्रिपरेशन का एक पार्ट है मेरे ख्याल से, है ना। अगर कोई भी टीचर ये करता है, बिल्कुल वो एक ना एक दिन बड़ा एजुकेटर बन जाएगा। तो यही एक खास बात है आपका कि आप एक टॉप एजुकेटर बने हुए हैं अभी तक। जी, टॉप एजुकेटर तो ऐसा है कि ये बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि आप टॉप पे है या नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक टीचर कभी भी खुद अगर एनालाइज करे तो वो टॉप पे नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर अगर एक लर्नर है तो वो बहुत बेहतर टीचर बनता है। तो हमेशा टीचर को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपने नोट्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने एग्जाम्पल्स में, टीचिंग में इनोवेशन करते रहना चाहिए, सो दैट वो एक अच्छा टीचर हमेशा बना रहे। और जब आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो ना तो एक ना एक दिन आप टॉप पे पहुंच ही जाते हो। तो मेरा ऐसा, अभी तक मैं खुद को टॉप पे नहीं मानता हूँ, और मेरा एक ड्रीम है कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ाऊं। तो ये मैं बहुत जल्द, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इस पे भी आएंगे, यूपीएससी में भी। बहुत बढ़िया। आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी मतलब बताने के लिए, तो आप टीचिंग से, अगर मैं टीचिंग की बात करूं और आपका जो फ्यूचर गोल है ना, मतलब आपका मेन लाइफ गोल एक्चुअली है क्या? क्या वो एक बड़ा टीचर बनना, या मतलब कुछ भी क्या है बेसिकली? देखिए, फ्रैंकली बात करें तो हम कुछ भी काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, है ना, बिना पैसों के। एक होता है पैसों के लिए काम करना और दूसरा होता है सिर्फ पैसों के लिए काम करना। पैसों के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एज अ टीचर मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बच्चा मेरे पास आया है तो वो अपना एक फ्यूचर लेके आया है, वो अपने कुछ एस्पिरेशंस लेके आया है। मेरा लाइफ गोल ये है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं तो आज से मेरे जाने के बाद भी वो बच्चा उस सब्जेक्ट के बारे में अगर सुनता है तो अगर उसके दिमाग में मेरा नाम क्लिक करता तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की बात है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक बच्चा जब आता है तो उसको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप उसको जो बताओगे वो सही मान लेगा। उस समय आप जैसा भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको पसंद आएगा और उसको लगे वाह सर ही भगवान है। लेकिन जब वो बच्चा 4 या 5 साल के बाद किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंचेगा या हायर क्लास में जब जाएगा और अगर उसको ये पता चलता है यार ये कंसेप्ट तो गलत था, तब वो तब आप उसकी नजरों में कहीं ना कहीं थोड़े से नीचे आ जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप क्लास 11-12 को पढ़ा रहे हो तो आपको यूपीएससी या हायर क्लासेस की बुक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बच्चा आज 11-12 में है लेकिन कभी ना कभी वो यूपीएससी करेगा या कभी ना कभी वो हायर क्लास में जाएगा और सेम सब्जेक्ट को जब वो लेके जाएगा और उसको पता चलेगा यार ये तो कंसेप्ट 11-12 में कुछ अलग था, यहाँ पे तो कुछ अलग है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस हो गया। इसलिए एक टीचर को ऐसा मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल करना है, उसको नॉलेज देना, ये अगर उनका गोल हो तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए और यही गोल होना चाहिए एक्चुअल में टीचिंग का, ऐसा मेरा मानना है। तो आप एक वीक स्टूडेंट के साथ कैसे डील करते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो फेल होकर आया है या उतना कुछ खास ये नहीं है, उनको आप कैसे डील करते हैं या कैसे करना चाहिए एक टीचर को?
इसमें मैं बात करूंगा दो चीज़ों पर, एक है ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में वीक स्टूडेंट के साथ डील करने के कुछ अलग तरीके होते हैं, ऑनलाइन में कुछ अलग होते हैं। हाँ। अभी मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन जब पढ़ाया तो मेरे पास कई प्रकार के बच्चे वो थोड़े वीक भी थे, उनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड भी नहीं था, और कुछ साइंस स्टूडेंट्स थे। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस CS CMA स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने का है। तो उसमें बच्चे साइंस बैकग्राउंड से भी आते हैं, उनको इकोनॉमिक्स का ईवी नहीं पता होता। साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। इवन अभी भी जब मैं ऑनलाइन क्लासेस में हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट के, कोई भी एजुकेटर के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे साइंस स्टूडेंट आते हैं और वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और वो कहते हैं स्पेसिफिकली मेंशन, सर हम साइंस स्टूडेंट हैं लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ के बड़ा मजा आ गया। वो बड़ी खुशी होती है कि उनका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा 1 घंटा भी रुक गया आपकी क्लास में, वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज ए टीचर। तो वीक स्टूडेंट से हम किस तरीके से डील कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चा किस तरीके से समझेगा। क्योंकि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर आप उसको एकदम बेसिक चीज बताओगे ना, वो कहीं ना कहीं आपसे बोलेगा अरे यार ये तो पता है, इसके पास नहीं आते, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। वीक स्टूडेंट को आप ब्रिलियंट स्टूडेंट के लेवल पे ले जाके एग्जांपल्स दोगे और उनको कंटेंट दोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा अरे यार ये टीचर तो बहुत हाई फाई पढ़ाता है, इनके पास नहीं आता। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। वीक स्टूडेंट के साथ सबसे पहले तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप जहां थे ना, हम भी कहीं ना कहीं वही थे। पहले उसको फील कराओ, उसको कनेक्ट करवाओ आपसे, कि वो आपसे कनेक्टेड फील करे, इमोशनल अटैचमेंट उसका। उसके बाद उसका ट्रस्ट डेवलप होगा कि हाँ यार ये समझते हैं सर, और ये हमसे डील कर सकते हैं और हमको उबार सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना प्रोसेस चालू कीजिए, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना स्टार्ट कीजिए, और बहुत बेसिक एग्जांपल धीरे धीरे उसको आगे बढ़े, और फिर वो ऑटोमेटिकली जो है उसको आप ऊपर लेवल तक ले जाएंगे और वो चीज़ों को समझेगा। तो मेरे लिए वीक स्टूडेंट से डील करने का सबसे अच्छा तरीका इमोशनल कनेक्ट बनाना, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना, और टाइम टू टाइम पे उसको मोटिवेट करते रहना। ये एक तरीका हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल से एक टीचर को बस सिर्फ पढ़ाने ही नहीं आना चाहिए, उसको साइकोलॉजी, माइंडसेट बच्चों का समझ में आना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे डेवलप किया आपने? हाँ, तो वो चीज़ें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि 1 मिनट, क्योंकि आप बार बार में यही बोल रहे, बच्चों का माइंडसेट समझना पड़ेगा, बच्चों का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें, और आधे से ज़्यादा टीचर्स ये समझते ही नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो उतना ग्रो भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने जिस हिसाब से ग्रो किया है, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा बताइए इस पे। ये बड़ा अच्छा है कि मैं एक समय पे बड़ा इंट्रोवर्ट हुआ करता था, और इंट्रोवर्ट हुआ करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील होता था। तो उसी दौरान मैंने काफ़ी ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो मुझे चीज़ें साइकोलॉजिकली भी समझ में आती गई। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर भी मैंने एनालाइज किया कैसा है। लेकिन जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो मेरा एंगर इशू काफ़ी था। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल था उस समय पे, और मैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता भी था। लेकिन मैंने ये समझा कि अगर बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हो और अपने टीचिंग में आप कॉमेडी क्रिएट कर रहे हो, कॉमेडी क्रिएट करने का मतलब पूरा कॉमेडी नहीं, अननेसेसरी कॉमेडी नहीं, एग्जाम्पल्स में ऐसे कॉमेडी क्रिएट कीजिए कि वो बच्चा एंजॉय करे, पढ़ाई को एंजॉय करे। तो फिर मैंने अपने जो टीचिंग है उसमें ये डेवलप किया, और इस तरीके से फिर मैंने कंटेंट भी प्रिपेयर करना शुरू किया। तो बच्चों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा जब आपकी क्लास में आए तो उसको बर्डन फील ना हो। अरे यार 5 बज गया है, चलो इकोनॉमिक्स की क्लास में जाते हैं, 1 घंटा बैठेंगे, थोड़ा बहुत क्या पढ़ा रहे लिखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा नहीं, बच्चों को वेट होना, अरे 5 बज कब बजेगा यार, 4:45 बजा है, अभी 5 बजने का इंतजार होना चाहिए। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया कि बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को पसंद है एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट शुड बी बैक्ड बाय द डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रॉपर नोट्स एंड आंसर राइटिंग। आप पूरा टाइम पास करो ना, अच्छे बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे।
आप बहुत ज्यादा सीरियस मोड में पढ़ाओ, कोई बच्चा आपके पास नहीं पढ़ेगा। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चों को क्या पसंद है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बच्चों को क्या पसंद है, एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, एक टीचर हमको समझे यार, तीसरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और चौथा प्रॉपर नोट्स और आंसर राइटिंग स्किल्स। ये तो ये चीज़ ऑनलाइन टीचिंग में पॉसिबल है ये? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सब मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन में, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं। दो फर्क है, ऑनलाइन में भी दो है, एक रिकॉर्डिंग है और दूसरा ये तो लाइव क्लासेस है। तो जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आप के सामने कोई रहता नहीं है, बच्चे नहीं रहते हैं, आप खुद से बातें करते हो, खुद से आप चीज़ें क्रिएट करते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, सॉरी लाइव क्लास में क्या होता है कि आपके पास बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं साइड में। बच्चे आपको दिखते नहीं है लेकिन उनके कमेंट्स आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक इंटरेक्शन बना रहता है। बच्चों के जो फीडबैक थे, मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस था भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसी चलती हैं, क्या चलती है, बच्चे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे कैसे। लेकिन बच्चों के जब कमेंट आते थे और मैं जब उनसे इंटरेक्ट करता था टॉपिक पे, तो बच्चों का फीडबैक ऐसा आता था कि सर आपकी क्लास में एक और ख़ास बात ये कि आप बड़े इंटरेक्टिव रहते हो। हमको ऐसा नहीं होता है कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन में ही बैठे हैं और हमारे सामने आप खुद पर्सनली हो और हमको गाइड कर रहे हो। क्योंकि मैं देखा हूँ जिस शहर में हम रहते हैं, आज भी बच्चों की मेंटेलिटी है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चाहिए सर, ऑफलाइन चाहिए। क्योंकि स्कूल के जो ऑनलाइन टीचिंग है या ऑनलाइन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो काफ़ी ख़राब है, बच्चा नहीं देखता है ऑनलाइन। तो लाइव क्लास से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के पास एक इंटरेक्शन का मोड होता है चैट के माध्यम से, और एक अच्छी फीचर है कि जो डाउट है वो आप बोल कर भी पूछ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो एडटेक कंपनीज भी हैं समय समय पे वो डेवलप करते जा रही हैं। और अभी तो पहले चैट का फैसिलिटी था, उसके बाद धीरे से ऑडियो की फैसिलिटी है, अब हो सकता है आगे चल के वीडियो की भी फैसिलिटी है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठ ही जाता है। तो आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी ऑनलाइन में तो नहीं समझ सकते फिर उतने अच्छे से जितना हम ऑफलाइन में जितना अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को डेवलप, जो समझने को डेवलप किया, ये चीज़ ऑफलाइन में ही मेरे ख्याल से किया होगा ज़्यादा अच्छे से। साइकोलॉजी से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। साइकोलॉजी का मतलब आपके हिसाब से कि स्टूडेंट को कहाँ पे डाउट आ सकता है, ये आप पूछना चाह रहे हैं, या ओवरऑल उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस मतलब उनको जो प्रॉब्लम है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो इसके लिए फिर से मैं वही कहूँगा कि आपको एक इमोशनल कनेक्ट बनाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं ऑनलाइन कोचिंग में आया था तो उसी समय पे मई में मैंने 2020 मई में मैंने ज्वाइन किया था ऑनलाइन टीचिंग, और जून 2020 में शायद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। और उस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही थी और सुसाइड को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही थी पूरे देश भर में। इतने सक्सेसफुल इंसान कैसे सुसाइड कर सकते हैं। उस समय मैंने अपने क्लास में एक चीज़ कही थी कि बेटा आप इस चीज़ को याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में कि आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप हमेशा मुझसे शेयर कर सकते हो। और मेरे अंदर एक बहुत ही बोल सकते हैं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी ये है कि मैं चीज़ों को सीक्रेटिव रखता हूँ। अगर किसी पर्सन ने मुझे वो कोई चीज़ बताई है तो वो एक बड़ा ट्रस्ट के साथ बता रहा है कि भाई ये सामने वाला किसी से शेयर नहीं करेगा। तो वो ट्रस्ट जो है वो बच्चों के अंदर है मुझे लेके, इसलिए वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं फ्रीली, एज अ बिग ब्रदर बता सकते हैं, एज अ फ्रेंड बता सकते हैं। तो वो बच्चों का जब मैसेज आता है कि सर हमको आप में भाई दिखता है, बड़ा भाई दिखता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ से मैं उनकी साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं और अच्छे से समझ पाता हूँ। तो थोड़ा समय लगा साइकोलॉजी समझने में, तो बट वो चीज़ें उनकी मैं पर्सनल प्रॉब्लम भी दूर कर सकता, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकता हूँ। और रही बात डाउट की, एक अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़ाने के बाद जिसके स्टूडेंट के मन में डाउट ना रहे। और मैं ट्राई करता हूँ कि अभी ऑफलाइन का कहीं ना कहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे पता है कि इस टॉपिक में बच्चे को कहाँ डाउट आ सकता है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ, बेटा पेशेंस रखो, जिस समय आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा,
तब तक के आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं उनका स्ट्रेट। और कुछ चैट करते रहते, कमेंट करते रहते, मैं इग्नोर करता, मैं बोला नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारे मन में जो डाउट आएगा वो लास्ट में मैं हैंडल करूंगा। और फिर लास्ट तक तो बच्चों के मन में डाउट नहीं रहता, मैक्सिमम के में कुछ कुछ तो रहता ही है। ओके, मैंने सुना आप बहुत रोस्ट भी करते हैं अपने बच्चों को। ये जो है, ये बड़ा, मुझे ये टैलेंट के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला। क्योंकि ऑफलाइन में मैंने उस टाइम पे भी रोस्ट करता था, लेकिन ऑफलाइन में होता ये था कि बच्चे शायद उसको मतलब कभी कुछ बच्चे अच्छे वे में ले लेते, कभी कुछ बच्चे सीरियस वे में ले लेते। ऑनलाइन में आने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ये पता चला कि कुछ बच्चे होते हैं या नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स पसंद करते हैं। अरे सर तारीफ कर दे, मजा आ जाएगा, दिन बन जाएगा, टीचर तारीफ कर। मेरे अतरंगी बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनको रोस्ट करूं। कुछ बच्चे ऐसे, सर बस एक ही तमन्ना है, आपसे रोस्ट होना है। तो मैं बोला ये अजीब टाइप का। और बच्चे बोलते सर आज हमको रोस्ट करो। मैं बोला तुम कुछ हरकत तो करो तब तो मैं तुमको रोस्ट करूं। तो बच्चे ऐसी ऐसी हरकत करते हैं कि वो कहीं ना कहीं रोस्ट हो जाते हैं अच्छे वे में, और वो उनके लिए एक फन है, एंजॉयमेंट है, तो वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जानबूझ के ऐसी हरकत करते हैं। मैं बोला कैसा बेवकूफ टाइप का प्रश्न है बेटा, ये तो तुमको एकदम इजी। बोलता नहीं सर जानबूझ के पूछे ताकि आप हमको रोस्ट करो। तो ये एक बड़ा एंटरटेनमेंट का ही एक पार्ट हो जाता है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपके और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहता है कि मतलब, क्योंकि ये एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। जी जी जी। आधे से ज़्यादा टीचर्स बना नहीं पाते हैं। और बहुत कुछ का कुछ हो जाता है, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है ये चीज़। देखिए आप जब टीचर एक्साइटेड दिख रहा है अभी आंसर। रीजन कहीं ना कहीं आपको भी पता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जिसके कारण कई टीचर्स की कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट बेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एक हर चीज़, मेरा मानना ये है कि हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे एक टीचर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। इसमें स्टूडेंट का पूरा अटेंशन आपके ऊपर होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप न सिर्फ क्लास में कैसे हो बल्कि अदर देन क्लास भी कैसे हो। हर जगह आप उनको कुछ न कुछ सिखाते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप क्लास में हो, बच्चों को सिखाने के लिए आपको जो करना पड़े आप करिए। आप उनको रोस्ट कीजिए, आप उनका एग्जाम्पल्स लीजिए, आप उनको डांटिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए, जो आपको लगता है कि बच्चे के भलाई के लिए आप वो करिए। लेकिन एक दायरे में रह के आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर बच्चा आपसे और मयंक यार कैसा है, तो यहाँ तक अगर बात आ जाती है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कुछ तो की है, या तो आपने उसको सही समय पर रोका नहीं कि वो उस लिमिट तक आ सके, मतलब वहाँ लिमिट क्रॉस कर सके, आपने उस समय उसको रोका नहीं। तो मेरा मानना है बाउंड्री सेट करना आपको ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे टीचर की एज कुछ भी हो, बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके एज का क्यों ना हो या बड़ा क्यों, फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल जो होते हैं वो काफ़ी खराब है। क्योंकि फिजिकल टच कहीं नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये बड़ी ख़राब चीज़ है। एज अ टीचर आपको एक हमेशा एक डिग्निटी में रहना चाहिए, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप एज अ ट्रेनर हो या एज अ टीचर हो, कहीं ना कहीं वो मर्यादा आपको भी रहनी चाहिए, तब सामने वाला व्यक्ति भी मर्यादित रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी लगता है कि मैं भी ओवर फ्रेंडली हो सकता हूं, और फिर वहां से जो है वो चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, चीज़ें खराब होती हैं। और मैंने कहीं ना कहीं खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं एज अ स्टूडेंट था तो कहीं ना कहीं लड़कियों के बीच में जिस तरीके से बातें होती थी किसी ना कुछ टीचर्स को लेके, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सिखाई कि अगर आप टीचर हो तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे आप पर्सनल लाइफ में भी हैं तो वहाँ से आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चे मेरे दूसरे एक्टिविटीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा
मतलब प्रभावित होते हैं और वो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं जाने अनजाने उनको क्या सिखा रहा हूँ, या वो नेगेटिव वे में ले रहे हैं या पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। तो बच्चों का जब उसमें भी फीडबैक आता है तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें कि आपको कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक इंटरेक्ट करना चाहिए। ओके, तो एक बात बताइए, आपके पास तो बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ शेयर करने आते होंगे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली जब आप ऑफलाइन में रहते हो, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? ऑब्वियसली आपने कहा कि मैं उसको बहुत सीक्रेट रखता हूँ या ऐसे रखता हूँ, तो उसको आप किस तरीके से डील करते हैं, और वो सीक्रेट रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ, सीक्रेट मैं ना सिर्फ टीचिंग फील्ड में, मेरा एक हमेशा से एक आदत रहा है, जब भी कोई व्यक्ति आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, भरोसा कर रहा है कि ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब आप अ, एक इधर की बात उधर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके ट्रस्ट पे चोट पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि भाई मैं तो सही कर रहा हूं, या उस समय आपको लगता है कि इससे हो सकता है कुछ अदर, या कुछ आप अच्छा ही सोच के आप कुछ कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो, उसकी बातें शेयर कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे के लिए या उस पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हो सकता है वो आज के बाद किसी और पे ट्रस्ट ना कर पाए। तो आपने तो अपना काम कर दिया, आप भूल गए, आप अपने काम में लगे, लेकिन उस बच्चे का क्या जो आपको इतना ट्रस्ट करके बता रहा है, वो गलत बात है मेरे हिसाब से। तो अगर मेरे पास बच्चा आता है और वो अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर भी करता है, तो वो एक ट्रस्ट के साथ शेयर कर रहा है कि शायद सर समझेंगे मेरी बात को और कुछ सॉल्यूशन देंगे जो मेरे लिए बेटर हो सके। और अभी जैसे आपने ये पूछा, मैं चाहूँ तो कुछ एग्जांपल्स दे सकता, बट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वहां से फिर वही बात आ जाती है कि सीक्रेटिव नहीं। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपसे कोई भी अगर शेयर करता है तो आप उसको सीक्रेट रखो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दो। अगर वो खुश है तो अगर वो उसको सॉल्यूशन से रिजल्ट मिलता है, वो खुद अपना एक्सपीरियंस फिर दूसरों से शेयर करेगा। मैंने मयंक सर को ये बात बताई थी, मयंक सर ने हेल्प की और मुझे रिजल्ट मिला। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चंद सवाल। जी। अच्छा, ये बताइए, शॉर्टर कंटेंट या शॉर्टर वीडियो वर्सेस लॉन्गर वीडियो। जैसे जनरली लेक्चर्स जो होते हैं 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करते हैं। हाँ। और आजकल का कुछ ट्रेंड चल रहा है कि 5 मिनट्स 2 मिनट्स के कंटेंट, मतलब 2 से 5 मिनट की वीडियो में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आपका उसमें क्या राय है? मतलब बच्चों को किस पे फोकस करना चाहिए, और एज अ टीचर को उसको किस में फोकस करना चाहिए, किस टाइप के वीडियोस में फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसका जो जवाब है वो बदलते रहेगा समय के साथ साथ, क्योंकि अगर ये सवाल आप उस समय पहले पूछते तो मेरा जवाब कुछ और होता। जैसे मेरा मानना ये है, अगर आप प्योरली एकेडमिक में हो तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आधा घंटा लगता है, पौन घंटा लगता है, कुछ कॉन्सेप्ट को 1 घंटा भी लगता है उससे रिलेटेड चीज। तो वो आप कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, पहली चीज़। तो आपको मजबूरन लॉन्गर वीडियोस बनाने पड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा अगर बच्चे को सच में पढ़ने की इच्छा है और वो अगर टाइम निकाल के बैठा है, कॉपी पेन निकाल के बैठा है और सीखने के लिए बैठा है, तो वो आपके 1 घंटे 1.5 घंटे की भी वीडियो को देखेगा। और आपको वो ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चा आपसे 1-1.5 घंटे तक जुड़े रहे। फिर उसमें वही बात आ जाती है एंटरटेनमेंट की, एग्जांपल्स की, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से वो खो जाना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब हम थिएटर में मूवी देखने लिए जाते हैं तो 3 घंटे बैठते हैं ना, बीच में 10 मिनट का इंटरवल आता है, बट वो हमको देखना होता है, बांधे रहती है। और कुछ मूवी जो है वो बकवास लगती है तो लोग इंटरमिशन में ही चले जाते हैं। तो वो वैसा ही यहाँ पे वीडियो। लेकिन अब क्या हो गया, चीजें थोड़ी सी बदल गई है। यूट्यूब शॉर्ट्स आने के बाद, इंस्टाग्राम रील्स आने के बाद, लोग नहीं चाहते हैं कि भाई मैं इतना लंबा वीडियो देखूं। तो मजबूरन क्या हो रहा है कि 60 सेकंड का वीडियोस, 30 सेकंड के वीडियोस ये चल रहे हैं। अब ये टीचर के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है कि किस तरीके से उस पूरे कंसेप्ट को 60 सेकंड में समराइज करें। तो यहाँ पे बात आ जाती है बैलेंस की। मेरा मानना ये है कि आप शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो उनका इंटरेस्ट डेवलप करे,
और वो आपके लॉन्ग वीडियोस तक उसको खींच के ले जा सके। तो शॉर्ट में आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दी और फिर वो आप कह सकते हो लास्ट में, अगर इसके ऊपर आपको विस्तृत चर्चा करनी है या विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। तो बैलेंस हो गया। अब आप उस लॉन्ग वीडियो को भी ट्राई करो कि आधे घंटे का रखो, पौन घंटे का रखो, जिससे कि वो इंटरेस्ट बना रहे। ये बहुत सही बात कही आपने। कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो इस पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा आंसर देने से पहले। और दूसरी बात ये कि पहला ही पॉडकास्ट है मेरा, तो मुझे नहीं पता है कि ये व्यूअर्स को कितना पसंद आएगा या कितना मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ये तो व्यूअर्स से बता पाएंगे। लेकिन इतना है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके इस टॉपिक पे। और देखते हैं। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखी, मुझे भी अच्छा लगा। देखो बात यह है कि मैं एंजॉय कर रहा था सारी चीज़ों को सुनने में, एंड मेरे ख्याल से आप भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे बताने में। आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा है, गर्मी थोड़ा सा है, बट या नहीं, ये बड़ा अच्छा सेटअप आपने किया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये टॉपिक ऐसे ना कि मैं खो गया था एक्चुअल में बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गर्मी है कि नहीं है, और कुछ चीज़ों का मेरे दिमाग में नहीं था। बस इतना था कि अगर मेरे वीडियो से अगर एक इंसान भी कुछ सीख लेता है, अगर वो कोई टीचर है अगर वो कुछ सीख लेता है, या स्टूडेंट है वो अगर कुछ सीख लेता है, तो वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट ऐड करना चाहूँगा। बच्चे हेजिटेट होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को टीचर से, तो वहाँ पे साइकोलॉजी बहुत काम आती है। वहाँ पे टीचर को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे के मन में डाउट आ रहा है लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा है, तो वो आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कंटेंट और ऐसे एग्जांपल कि उनके डाउट आने से पहले ही आप ऐसी चीज़ें बता दो कि उसका डाउट अपने आप हट जाए। और दूसरा, आप ऐसे स्टूडेंट के साथ आपको एक रेपो बनाना पड़ेगा। आप पहले क्लास में जाके बोल सकते हैं, बेटा तुम मुझसे जो डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है, और जो भी आप पूछोगे मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं अपनी क्लास में करता हूँ पर्सनली, मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, बट मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे उसको सुने, तो मैं कह देता हूँ बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो बच्चे को समझ आता है, हाँ सर रिपीट नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से, सब चीज़ छोड़ के, चैट वैट छोड़ के वो ध्यान से सुनने लगते हैं। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बाद में उसको एक दो बार तो रिपीट करना ही पड़ जाता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं उन टीचर से मुझे नहीं पता एग्री करेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसा बोलते बेटा तुम मुझसे एक ही सवाल 100 बार पूछोगे ना, मैं 100 बार बताऊंगा। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक बार कोई कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, वो आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नहीं आता है तो एक बार और समझाऊंगा, और कहीं ना कहीं अगर उसका ध्यान होगा तो उसको वो चीज़ एक बार में समझ में आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप एक सवाल को 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगा। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान एक ही चीज़ को अगर 100 बार बता रहा है या 10 बार बता रहा है, 20 बार बता रहा है, वो एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इरिटेट हो जाता है, भले अंदर से वो शो ना करे। मैं ऐसा है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ टीचिंग का, तो मुझे पता है बच्चों को कैसे हैंडल करना है और कॉन्सेप्ट को कैसे उसके दिमाग तक पहुँचाना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चा पढ़ ले तो उसको सेल्फ स्टडी ना करना पड़े। और मेरे पास फीडबैक जो बच्चों के आते हैं वो ऐसे आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे कम टाइम दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है। बच्चा अगर 1 घंटा मेरी क्लास में है, 1.5 घंटा मेरी क्लास में है, तो बस हो गया यार। उसको उस टॉपिक के लिए जो 1-1.5 घंटे में पढ़ रहा है ना, उतना ही टाइम देना होता है ओवरऑल। और वो बच्चा अगर उसके बाद 1.5 घंटा और उसी टॉपिक को पढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टीचर के लिए एक फेलियर है, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। बच्चा अगर 1.5 घंटा दे रहा है तो उसको 10 मिनट लगना चाहिए, 5 मिनट लगना चाहिए उस पूरे टॉपिक को एक बार गो थ्रू करने के लिए। वो होता है तो फिर आप अचीव कर लिए। ओके, तो मतलब आपने कुछ प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं अपने टीचिंग को लेकर, जो आप उस पर एकदम स्टिक रहते हैं, और मेरे ख्याल से सारे टीचर्स को स्टिक रहना चाहिए अपने प्रिंसिपल्स पे, तो आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, अपने प्रिंसिपल सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो लाइफ में हो
चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो, वो आप प्रिंसिपल रखिए और उन प्रिंसिपल्स पे हमेशा स्टिक रहिए। जैसे एक छोटा सा मैं अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल बना के रखूं, जैसे मैं कभी कोई नशा नहीं करता, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये सब मैं दूर रहता। कुछ लोग का ऐसा होता है कि जिंदगी में एक बार तो टेस्ट करना है, मैंने प्रिंसिपल बना के रखे, भैया मेरे को नहीं करना है टेस्ट, ये मेरा। और मैं कहीं ना कहीं रिलीजन या रिलीजियस पर्सन भी, तो मैं उससे कनेक्ट करके अपने आप को शांत कर लेता हूँ, नहीं करना है। तो वैसे ही टीचिंग में भी मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वो मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। सही बात है बहुत। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब पता ही नहीं चला। आई थिंक कितने 45 मिनट्स हो गए होंगे आई थिंक। अरे बाप रे, हाँ, पता ही नहीं चला 45 टाइमिंग का। मिनट्स हो गए। मैं ये चाहूँगा कि आप फिर से आएँ यहाँ पे लौट कर, जरूर। है ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। और ऐसे हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।